हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 4 यूनिट 2 का। और इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन अ मैटर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। बट एक बात आपको याद रखनी है कि पार्ट 4 और पार्ट 5 में जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, इनमें से 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। इनमें से एक क्वेश्चन आप ये मान के चलना कि 100% आपका आने वाला है, तो इसलिए आपके नोट्स भी उसी तरीके से तैयार होने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है लैंगविन्स थ्योरी ऑफ डाईमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म। तो देखिए बच्चों, मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आपको लैंगविन्स थ्योरी ऑफ डाईमैग्नेटिज्म समझाऊंगा, ठीक है ना। इससे रिलेटेड एक डेरिवेशन है, वो भी मैं आपको कराऊंगा। पैरामैग्नेटिज्म के बारे में मैं समझाऊंगा, बट उससे रिलेटेड जो भी डेरिवेशन होगा आपका, वो आप खुद करेंगे, ठीक है ना। आप लोगों को मैंने बुक प्रोवाइड की है, आप उसमें से देख के उस डेरिवेशन को खुद करेंगे। और हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इसको समझने के लिए, तो आप प्लीज़ अपने एग्ज़ाम से पहले मेरे को इन्फॉर्म कर देंगे, ताकि मैं फिर से आपको पैरामैग्नेटिज्म के लिए जो लैंग्वेज की थ्योरी है उसको समझा सकूँ, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज थ्योरी ऑफ डाईमैग्नेटिज्म। तो प्यारे बच्चों, मैं इससे पहले आपको डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में समझा चुका हूँ, ठीक है ना। जहाँ पर मैंने आपको ये बात बताई थी कि डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं, ठीक है ना, वे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, और जिनके लिए म्यू आर यानी कि रिलेटिव परमिएबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो लेस देन क्या होती है, 1 होती है, ठीक है ना। इसलिए आपको रिकॉल करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बार फिर से उन सारी बातों को लिख दिया है कि डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स आर नॉट अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड फॉर डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स म्यू आर इज़ लेस देन 1। क्लियर है बात है। अब देखिए, अब बात क्या है, देखिए अब अगर हम किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने एक्सिस में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा, यानी कि आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा है और 12th में भी पढ़ा है कि दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, और जब चार्ज रिवॉल्व करता है यानी कि मूव करता है, ठीक है ना, तो वो करंट बनाता है। और अगर वो करंट बनाएगा तो करंट क्या बनाता है, अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो ऑब्वियसली क्या है, मैग्नेटिक डायपोल है। अब मैग्नेटिक डायपोल कैसे है, क्योंकि मैंने कल आपको मैग्नेटिक डायपोल के बारे में बताया था, मैग्नेटिक डायपोल इक्वल टू आई इंटू ए। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास करंट आई है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जहाँ पर वो घूम रहा है वो क्या है, ए है, तो ऑब्वियसली एक ही इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। तो इस कॉमन सी बातें हैं जो आपको आती होंगी, और मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको समझा चुका हूँ, और क्लास 12th से ये सारी बातें आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखी भी है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन इट्स ओन ऑर्बिट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल अकॉर्डिंग टू लैंगविन। अब लैंगविन के अकॉर्डिंग क्या होता है, वेक्टर सम ऑफ ऑल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखना चाहिए था मेरे को यहाँ पे, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज 0। अब क्या मतलब है इसका, अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि अब देखिए एक डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होता है। अगर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, जो डायपोल मोमेंट होगा डायमैग्नेटिक मटेरियल का वो क्या होगा, 0 होगा। तो वही बात तो लैंगविन ने लिखी है कि वेक्टर सम ऑफ ऑल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज 0। आ रही है बात। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, विच आर अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो यानी कि उनके पास डायपोल मोमेंट होगा ना। क्लियर है बात है। और फेरो तो क्या होते हैं कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, तो ऑब्वियसली है उनके पास तो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक डायपोल होगा। तो कॉमन सी बातें हैं जो लिखी हैं हमने, और उन्हीं चीज़ों को आपने समझना है। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो मैं फिर से आपको एक बार इसको रिपीट करके बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन इट्स ओन ऑर्बिट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल। वाई? बिकॉज when electrons revolve, it creates current, and current creates magnetic field around it, and if there is a current, ठीक है ना, then there is a magnetic dipole, and magnetic dipole can be calculated by m equal to I into a, ठीक है ना। so according to Langevin, vector sum of all magnetic moment of electrons, तो यानी कि अब एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं जो रिवॉल्व कर रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उन सब का अगर वेक्टर सम निकाला जाए तो वो कितना आएगा, 0 आएगा।
इसलिए तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की ओर को क्या नहीं होते हैं, अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपने एक्सिस के चारों ओर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब मैं किसी एक पॉइंट पे अगर उसकी वेलोसिटी को देखूं तो वेलोसिटी को कैसे ड्रॉ करते हैं हम, उस पॉइंट से एक टेंजेंट को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो ये तो वेलोसिटी हो गई। अब आप देखिए राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है ना, आपके जो थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन को दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगा। ये भी आपको आता ही होगा, 10th और 12th में पढ़ा है आपने, ठीक है ना। अगर हम क्या करते हैं, राइट हैंड थंब में क्या करते हैं, अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं, तो जो थंब है, थंब किसकी डायरेक्शन को दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और जो कर्ल्ड फिंगर होती हैं, ठीक है ना, वो करंट की डायरेक्शन को दिखाती हैं, दैट यू नो वेरी वेल। तो यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, आपका मान लो एक्स वाई प्लेन में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कहाँ बनेगा, इसके परपेंडिकुलर यानी कि जेड एक्सिस में बनेगा आपका। क्लियर है बात है। तो यही चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन इज़ रिवॉल्विंग, मैं इसको कट कर देता हूँ। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन इज़ रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इन एक्स वाई प्लेन। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, m, रिवॉल्विंग विद वेलोसिटी v, ठीक है ना, इज गिवन बाई pm इक्वल टू -EVR/2 k कैप। हे भगवान, कहाँ से आ गया ये। अब आप यही सोचेंगे कि अरे अभी तो सर आप कह रहे थे कि जो क्या कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंटो होता है, ठीक है ना, वो I/A होता है। यहाँ पर मैंने इसको PM से दिखा रखा है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि सर अभी तो आपने कहा था कि M = I होता है, तो इतना भयंकर फॉर्मूला कहाँ से आया। तो मैं फिर से कहूँगा कि भाई 12th के कॉन्सेप्ट होने बहुत ज़रूरी हैं। फिर भी चलो मैं आप लोगों को इसको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये आया कहाँ से, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पर मैं कहाँ पे समझाऊँ इसको, मैं इसको समझाता हूँ, यहाँ पर कहीं पे समझा देता हूँ। आप लोग प्लीज़ इसको नोट कर लेना, ये कहाँ से आया है। देखिए अब एक बात बताइए, यहाँ पर आ जाएगा, देख लेते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है तो I= क्या होता है बेटा, Q/T होता है, क्योंकि रिवॉल्व कर रहा है तो T का मतलब टाइम पीरियड होता है। क्लियर है। अब इलेक्ट्रॉन है तो Q की जगह में क्या लिखूँगा, I= E/T लिख सकता हूँ, हाँ या ना। अब एक बात बताइए, वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का मतलब 2πr और टाइम का मतलब टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ से अगर मैं टाइम पीरियड लिखूँ तो कितना आ जाएगा, 2πr अपॉन कितना आ जाएगा, v आ जाएगा। क्लियर है बात है, आई बात समझ में। अब देखिए, अब हमारे पास दो बातें आ गई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से आई की वैल्यू भी है मेरे पास और टी की वैल्यू भी है मेरे पास, ठीक है। अब मेरे को ये पता है जगह की कमी है, तो बेटा थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात क्या है, मेरे पास डायपोल मोमेंट है, वैसे तो स्मॉल m से दिखा रहे हैं हम, यहाँ पर pm से दिखाया है, तो कितना होता है, I/A होता है। अब I कितना है आपका, E/T है, और A तो ठीक ही हो गया। अब E, अब T की वैल्यू कितनी है, देखो T की वैल्यू है 2πr/v है, तो v न्यूमिनेटर में चले जाएगा, और एरिया कितना हो जाएगा बेटा, πr²। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, एक r की पावर कट जाएगी, क्लियर है, और एक पाई कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, EVR/2। आई बात समझ में, आया मज़ा। तो यहाँ पर माइनस साइन क्यों लिया है हमने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जिन बच्चों ने 12th में अच्छे से नहीं पढ़ा, उनको अगर कन्फ्यूजन है तो आई होप कि अब आपका कन्फ्यूजन यहाँ पर दूर हो गया होगा। तो क्लियर है बातें। तो हो क्या रहा है यहाँ पे प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, जिसकी रेडियस r है, XY प्लेन में। तो क्या उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट होता है, बनता है किसकी वजह से, करंट की वजह से बनता है। क्लियर है बातें। और वो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, -EVR/2 और k कैप होगा। क्यों होगा, क्योंकि XY प्लेन में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर कौन होगा, आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। क्लियर है बातें। अब देखिए V= कितना होता है, R⍵ होता है। V= कितना होता है, R⍵ होता है। तो मैंने V की जगह पर क्या लिख दिया है यहाँ पे, R⍵। तो यानी कि क्या बन गया ये, -EVR² अपॉन 2 k कैप। आगे काम आएगा, थोड़ा ध्यान से रखना। तो यानी कि
कुल मिला के जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमको ये बात पता चली कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा उसकी वैल्यू होगी -e⍵r²/2 k कैप। ठीक है ना, ये k कैप क्या है, डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है क्या एक एक्सिस के चारों ओर, तो क्या इलेक्ट्रॉन पे सेंटर की ओर को फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और उस फोर्स का नाम क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, mv²/r, सभी को आती होगी। फिर से वही v की जगह क्या रखा हमने, r⍵, तो f की वैल्यू क्या आ गई, mr⍵²। और ओमेगा क्या होता है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड कहते हैं। आप लोगों को ये बात पता होगी, क्लियर है। अब एक बात बताइए, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है ना, करंट बना रहा है, आई बात समझ में, ठीक है ना। अब करंट अपने चारों ओर क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड, आई बात समझ में। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या बनेगा, मैग्नेटिक फोर्स। और उस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, आप लोग पढ़ के आए हैं, F=qv। अब क्योंकि Q की जगह हम E लिख देंगे, V और V तो ठीक ही है, V इलेक्ट्रॉन की स्पीड और V क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। फिर से V की जगह हम क्या लगा देंगे, r⍵, तो F क्या आ जाएगा, E⍵v। आई बात समझ में। तो इसका मतलब भाई इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड जो क्या है E⍵v। तो इसका मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, F=mr⍵² + E⍵v हो जाएगा, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने एग्ज़ाम में पॉइंट आउट करना है एक ब्लैक पेन से, वो क्या है देखिए। अब इसका मतलब देखिए, इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स भाई एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है और कहाँ की, और दूसरा कौन सा लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन पर जो अंदर की ओर को जो फोर्स लग रहा है, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है एक तो इसके पास, और दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। आई बात समझ में, कहाँ की ओर को, अंदर की ओर को लग रहा है। तो मैंने क्या कहा कि सो द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस स्लाइटली ग्रेटर फोर्स, कहाँ की ओर को, अंदर की ओर को लग रहा है, ठीक है ना। अंदर यहाँ पर सेंटर पे कौन है, इसके न्यूक्लियस है, अंदर कौन है, सेंटर पे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की ओर को क्या लग रहा है, ज़्यादा फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, जो इलेक्ट्रॉन है ये तो न्यूक्लियस पे टकरा जाएगा, और अगर न्यूक्लियस पे अगर ये टकरा जाएगा तो न्यूक्लियस पर टकराने की वजह से क्या होगा, ये तो कोलैप्स हो जाएगा। तो यानी कि भाई साहब क्वांटम जो मैकेनिक्स है, क्वांटम रूल्स हैं, उसकी तो बेइज्जती हो जाएगी। आई बात समझ में, यानी कि वो रूल तो आपके फॉलो होंगे ही नहीं। आ रही है बात समझ में। मैंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन पे दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं अंदर की ओर को, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो यानी कि नेट फोर्स तो सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से लग रहा है। तो इसका मतलब अंदर की ओर को अगर फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन तो कोलैप्स हो जाएगा, एटम का एग्जिस्टेंस तो रहेगा ही नहीं, क्वांटम फिजिक्स की बेइज्जती हो जाएगी। तो अब बेइज्जती होने से बचाने के लिए दो बातें हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनो जो बातें लिखी हैं वो चीज़ क्या लिखी हैं। सो द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस स्लाइटली ग्रेटर फोर्स इनवर्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बातें। नाउ अब इलेक्ट्रॉन के पास दो चॉइस हैं। नाउ इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब एडिशनल फोर्स बाय कमिंग क्लोजर। बिल्कुल भाई, एडिशनल फोर्स लगेगा तो न्यूक्लियस के कहाँ जाएगा, क्लोज आ जाएगा, और मूविंग फास्टर, या फिर उसको क्या बनना, देखो दो बातें होंगी, या तो वो न्यूक्लियस के एकदम पास आ जाएगा, या फिर वो क्या करेगा, अपनी स्पीड को बढ़ाएगा। अगर वो अपनी स्पीड को नहीं बढ़ाएगा तो वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो अब हमने क्या लिखा यहाँ पर देखिए, टू ओबे क्वांटम रूल्स इलेक्ट्रॉन विल नॉट कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के क्लोज नहीं आएगा। सो इट विल इंक्रीज इट्स एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो ये क्या करेगा, टकराने, ये टकराएगा नहीं। क्यों नहीं टकराएगा, क्योंकि अपनी एंगुलर स्पीड को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। आई बात समझ में। अब देखिए क्योंकि एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो अब स्पीड को थोड़ा सा चेंज करेगा, मतलब इंक्रीज करेगा। तो मान लो कितना इंक्रीज कर रहा है, थोड़ा सा, डेल्टा ओमेगा। तो अब हमने क्या लिख दिया, सो इफ़ एंगुलर स्पीड इज़ ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, देन अब आपके पास जो एफ़ की वैल्यू है वो कितनी होती है, mr⍵² होती है। तो mr ओमेगा में कितना ऐड कर देंगे आप, ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा
ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, एम आर ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा का स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको इस वैल्यू को कहाँ रख देंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 पे। देखिए कितना आसान सा डेरिवेशन है, एक बार अगर बनाओगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो अब चलिए रखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिख दिया एम आर ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे वैल्यूज़ हमारे पास रखी हुई हैं। अब हमने क्या किया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दिया। अच्छा डेल्टा ओमेगा बहुत छोटा है, ठीक है ना, तो इसका स्क्वायर तो और भी छोटा होगा ना। आप खुद ही सोचिए, अगर मान लो ओमेगा इक्वल टू 0.01 है तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.01 का होल स्क्वायर, यानी कि और ये तो और भी छोटा आ जाएगा ना, ये तो और भी छोटा आ जाएगा। क्लियर है बातें, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी इसकी। क्लियर है, तो वही चीज़ है। अब हमने क्या किया, वैल्यू रखी और यहाँ पर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन किया और एम आर से भी मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस एम आर डेल्टा ओमेगा का स्क्वायर प्लस 2 एम आर ओमेगा डेल्टा ओमेगा इक्वल टू, राइट हैंड साइड तो हमारे पास है ही, यहाँ से एम आर ओमेगा स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। और देखिए इस वाले टर्म को हम नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अगर डेल्टा ओमेगा अगर छोटा है तो डेल्टा ओमेगा का स्क्वायर तो और भी क्या होगा, छोटा होगा। तो अब हमारे पास क्या बच गया, 2m आर ओमेगा डेल्टा ओमेगा इक्वल टू ई आर ओमेगा बी आ गया। यहाँ देखिए ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ई बी अपॉन 2m आ गया। ये भी अभी टर्म आगे पे काम आने वाला है हमारे, तो इसलिए इसको भी याद रखना है। तो देखिए कितना आसान सा डेरिवेशन है आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपने, अब हमने क्या लिखा, सिंस एंगुलर स्पीड हैज़ इंक्रीज्ड दैट्स वाई मैग्नेटिक मोमेंट विल ऑल्सो चेंज, ठीक है ना। अब खुद ही सोचो आप यार, क्योंकि ठीक है ना, मैग्नेटिक मोमेंट जो हमने किया था यहाँ पर, देखिए मैग्नेटिक मोमेंट है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, अब ओमेगा तो बढ़ गया है ना, तो डेल्टा ओमेगा हो गया है, तो ऑब्वियसली है कि ये पीएम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ई ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2 के कैप हो जाएगी। तो वही वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है। देखिए आप लोग तरीके से देखिए, ये रख दी है हमने, ये वैल्यू हमने रख दी है प्रीवियस इक्वेशन में, आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो ये हमारा मान लेते हैं ये कितनी है आपकी, पीएम डैश है। तो देखिए पीएम डैश ये है और यहाँ पर देखिए पीएम की वैल्यू ये है हमारे पास, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो नेट कितना आएगा, दोनों वैल्यूज़ को क्या कर देंगे हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, पी एम डैश माइनस पी एम आ जाएगा। तो अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं, तो हम दोनों वैल्यूज़ को जब रखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। आप लोग रख के देख लेना, डायरेक्ट ही आ जाएगा, कोई कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों टर्म से आपका माइनस ई आर स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, माइनस ई डेल्टा ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2 के कैप आ जाएगी। और डेल्टा ओमेगा की वैल्यू अभी मैंने आपसे कहा था कि हमको याद रखनी है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिखी है ई बी अपॉन 2m। तो अब हम क्या करेंगे, डेल्टा ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर ई बी अपॉन कितना रख देंगे, 2m रख देंगे। क्लियर है, तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा एम की वैल्यू आ जाएगी माइनस ई स्क्वायर आर स्क्वायर बी अपॉन 2 के कैप आ जाएगी। और चाहो तो के कैप क्योंकि यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना, अब चाहो तो आप यहाँ पर क्या कर दो, इस बी के ऊपर क्या लगा दो, वेक्टर लगा दो। क्लियर है बातें। अब ये जो चेंज है ये काफ़ी छोटा सा चेंज है, आई बात समझ में, ये जो डायपोल मोमेंट में चेंज है ये बहुत छोटा है। और देखिए यहाँ पर जो निगेटिव साइन है ये क्या दिखा रहा है, ये निगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, डेल्टा पीएम उसकी क्या है, जस्ट अपोजिट है। क्लियर है बातें, आई बात समझ में। तो हमने यहाँ पर इस बात को लिख भी दिया, डेल्टा पीएम यानी कि चेंज इन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, दस स्पेसिमेन इज रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो यानी कि क्या होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, तो इसका मतलब स्पेसिमेन जो होगा, ठीक है ना, वो हल्का सा क्या होगा, रिपेल होगा, किसके थ्रू, मैग्नेटिक फील्ड के। तो देखिए कितना आसान सा डेरिवेशन है, अगर आप एक बार इसको करेंगे तो आप इसे आसानी से टैकल कर सकते हैं। और इतना मान के चलो कि आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे की ओर को, जो है आपकी लैंगवेज थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है ना। अब देखिए इसका डेरिवेशन मैं आपको यहाँ पर कराने वाला नहीं हूँ, आप लोग अपनी बुक से इसके डेरिवेशन को कर सकते हैं, बट इसकी थ्योरी मैंने यहाँ पर लिखी है। हाँ, अगर डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए लैग्वेंज थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म क्या है। अब मैंने पैरामैग्नेटिज्म के बारे में भी आपको बताया है कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनके लिए म्यू आर की वैल्यू 1 से क्या होती है, ग्रेटर होती है। और ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अगर हम फेरो की बात करें तो ये स्ट्रांगली होते हैं फेरोमैग्नेटिक, बट पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, बट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरह एकदम स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स म्यू आर इज़ ग्रेटर देन 1 एंड देयर आर एंड दीज आर, यहाँ पर मैंने दीज लिखना था, दीज आर अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। अब देखिए अब अगर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इनके पास नेट डायपोल मोमेंट तो होगा ही होगा। क्लियर है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। लिखा जो है हमने लिखा है कि इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट कैंसिल बट, ठीक है ना, यानी कि एक ये जो डायपोल मोमेंट है ये डायमैग्नेटिक मटेरियल की तरह एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो नहीं होता है। आई बात समझ में, ठीक है ना। यानी कि इनके पास कुछ डायपोल मोमेंट तो होता ही है, लेकिन देखिए बट इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डायपोल मोमेंट आर रैंडमली ओरिएंटेड एंड दस नेट डायपोल मोमेंट बिकम्स जीरो। तो क्या मतलब है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है ना। तो अब इसमें जो एटम है, तो देखिए अब इनका डायपोल मोमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इन देखिए आप देख सकते हैं कि इनका जो डायपोल मोमेंट है, देखिए आप, ठीक है ना, देखिए रैंडमली है। देखिए एक दूसरे को क्या कर रहा है, आप देख सकते हैं कैंसिल कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। अगर क्या नहीं हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो, ठीक है ना। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो क्या होता है, नेट डायपोल मोमेंट जीरो होता है। देखिए एक अगर अपवर्ड है तो दूसरा कहाँ है, डाउनवर्ड है, तो यानी कि एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं। लेकिन जैसे ही अगर मैंने इसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को कहाँ पर रखा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल को कहाँ पर रखा, मैंने किसी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो ये अपने को एक ही डायरेक्शन में क्या करने लग जाते हैं, अलाइन करने लग जाते हैं, ठीक है ना। एक ही डायरेक्शन में क्या करने लग जाते हैं, अलाइन करने लग जाते हैं। लेकिन कम्प्लीटली एक दूसरे को ये कम्प्लीटली एक ही डायरेक्शन में अलाइन नहीं होते हैं। अगर कम्प्लीटली अगर ये एक ही लाइन में अलाइन हो जाएंगे तो फिर तो ये फेरो बन जाएंगे ना, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा भी है, आप लोग देख सकते हैं। इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट कैंसिल। देखिए क्या ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, अगर ये एक दूसरे को कैंसिल भी कर रहा है तो ये तो नहीं कर रहा है ना। आई बात समझे, यानी कि इनके पास कुछ तो डायपोल मोमेंट है ही, बट इन अब्सेंस ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है तो उनका नेट डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। आई बात समझ में। अब इनका डायपोल मोमेंट जीरो क्यों होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये है द अलाइनमेंट आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड बी इज़ नेवर कंप्लीटेड। देखिए ये कभी भी अलाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा है, देख सकते हैं आप, अभी मैंने बताया बिकॉज थर्मल एजिटेशन ऑफ एटम्स, ठीक है ना। यानी कि ये कंप्लीटली अलाइन क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनके एटम के बीच में क्या होता है, एक थर्मल एजिटेशन होती है, एटम्स के बीच में एक फाइट चलते रहती है। आई बात समझ में, विद द राइज इन टेम्परेचर, जिससे, ठीक है, आई बात समझ में, विद द राइज इन टेम्परेचर द टर्मिनल एजिटेशन, वैसे थर्मल लिखना चाहिए था यहाँ पर, थर्मल एजिटेशन, मैं इसको काट के फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पर है थर्मल, द थर्मल एजिटेशन इंक्रीजेस दस मैग्नेटाइजेशन डिक्रीजेस। अब क्या कहने का मतलब है यहाँ पर, तरीके से सोचिए। मैंने ये कहा कि जब भी हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, इनके पास डायपोल मोमेंट तो होता है लेकिन अलाइनमेंट, ठीक है ना, यानी कि जो अलाइनमेंट है, ठीक है ना, ये कंप्लीट नहीं होता है। यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में नहीं होते हैं। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, एक थर्मल एजिटेशन होती है, बीच में इनके एटम्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में थर्मल एजिटेशन होती है, यानी कि आपस में क्या होते हैं, टकराते रहते हैं। आई बात समझ में। और अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो थर्मल एजिटेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। अलाइनमेंट न होने का कारण क्या है, थर्मल एजिटेशन। अरे भाई अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो थर्मल एजिटेशन और ज़्यादा बढ़ेगी, और थर्मल एजिटेशन और बढ़ेगी तो भाई मैग्नेटाइजेशन तो अपने आप ही क्या होगा, कम होगा। क्लियर है बात, आई बात समझ में। तो इसी तरीके से जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इनमें जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो होता है, बट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की तरह एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो बच्चों ये तो थी थ्योरी किसकी, लैंग्वेज थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। तो इसका डेरिवेशन मैं आप लोगों को कराऊंगा नहीं, ये आप लोग खुद ही कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर किसी को डाउट होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
और आज के लिए तो इतना ही है। अब आपके पास सिर्फ एक लास्ट टॉपिक आएगा आपके पास, जिसमें मैं आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में समझाऊंगा और उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। तो आज के लिए तो बस इतना ही है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।